हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशली लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लायोफोबिक दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, लायो एवं फोबिक। लायो रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को एवं फोबिक रिप्रेजेंट करता है हेटिंग को, अर्थात लायोफोबिक का अर्थ होता है सॉल्वेंट हेटिंग। लायोफोबिक कोलाइड्स ये ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिसका जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उसका लिटिल इंटरेक्शन होता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, इसीलिए हम इसे लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं या फिर सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स कहते हैं। हम जानते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम। एवं जो लायोफोबिक कोलाइड्स होता है इसमें जो डिस्पर्स फेस होता है एवं जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, इन दोनों के बीच बिल्कुल लिटिल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ये लायोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स है इसमें जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है इनके सराउंडिंग सॉल्वेंट सीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि वहीं बात करें लायोफिलिक कोलाइड्स में तो वहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उनके सराउंडिंग सॉल्वेंट सीट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन लायोफोबिक के केस में जो हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उनके सराउंडिंग जो हमारा सॉल्वेंट सीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। साथ ही जो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं ये जनरली कंपोज होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के, और ये जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होता है ये डिस्पर्स होता है वाटर में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड सल्फर, फोर्थ आर्सेनिक सल्फाइड एवं फिफ्थ सिल्वर आयोडाइड। ये पांच ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इनऑर्गेनिक के हैं, नेचर के हैं, और ये लायोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जब इसे हम डिस्पर्स करते हैं वाटर में। तो चलिए वहीं बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन की। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हमें एक स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब हम लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें दो प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है डिस्पर्जन मेथड एवं सेकंड कंडेंसेशन मेथड। इन दो तरह के मेथड का स्पेशल इस्तेमाल करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन में। ये जो हमारा डिस्पर्जन मेथड है इसमें हम बिग पार्टिकल साइज जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल में, जिससे ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं बात करें जो हमारा कंडेंसेशन मेथड है इसमें हम स्मॉल पार्टिकल अर्थात जो सब कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल है उसको आपस में कंडेंस करते हैं, जिसके कारण ये बिगर पार्टिकल अर्थात कोलाइडल रेंज के पार्टिकल के रेंज में आ जाते हैं और हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम डिस्पर्जन मेथड में साइज रिडक्शन करते हैं, अर्थात कोर्स पार्टिकल को साइज रिडक्शन करके कोलाइडल पार्टिकल रेंज में कर लेते हैं। एवं जो हमारा कंडेंसेशन मेथड है इसमें हम सब कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल है उसको आपस में कंडेंस करके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में चेंज कर लेते हैं और हम लायोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं इन दो तरह के मेथड से। आइए सबसे पहले हम डिस्पर्जन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो हमारा डिस्पर्जन मेथड होता है इसमें वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण हम डिस्पर्जन मेथड को तीन भागों में क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, सेकंड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, थर्ड पेप्टाइजेशन। आइए सबसे पहले हम मैकेनिकल मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो डायग्राम है ये कोलाइडल मिल का है एवं इससे हम साइज रिडक्शन करके अपने कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। आइए सबसे पहले ये स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारा कोलाइडल मिल होता है इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे कोलाइडल मिल होता है इसमें दो मेटालिक डिस्क लगे होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस पार्ट को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये मेटालिक डिस्क है, और ये दो प्रेजेंट होते हैं, एक अपर मेटालिक डिस्क एवं एक लोअर मेटालिक डिस्क। अपर मेटालिक डिस्क को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है एवं लोअर मेटालिक डिस्क को मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है। ये जो दोनों मेटालिक डिस्क है ये एक दूसरे के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं एवं ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर अपर डिस्क मेटालिक डिस्क अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो लोअर मेटालिक डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, जिसके कारण जो हमारा
पार्टिकल है इसका साइज रिडक्शन हो जाएगा और हमारा जो कोर्स पार्टिकल है ये कोलाइडल पार्टिकल में चेंज हो जाएगा इस मेटालिक डिस्क के मदद से। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस कोलाइडल मिल में जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से हम लोग सस्पेंशन को डालते हैं और हम जानते हैं कि जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है, अर्थात ये बिग साइज का होता है। और जैसे ही हम यहाँ से सस्पेंशन को डालते हैं और हम अपने कोलाइडल मिल को ऑन करते हैं, जो मेटालिक डिस्क लगे होते हैं इस कोलाइडल मिल में, अपर मेटालिक डिस्क एवं लोअर मेटालिक डिस्क, ये रन करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण जो हमारा सस्पेंशन का पार्टिकल साइज है उसका साइज रिडक्शन हो जाता है और जो सस्पेंशन का पार्टिकल है ये चेंज हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक का होता है, जबकि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडल मिल की मदद से हम साइज रिडक्शन कर देते हैं, अर्थात सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो होते हैं उनको कोलाइडल पार्टिकल रेंज में चेंज कर देते हैं कोलाइडल मिल के मदद से। आइए अब हम डिस्पर्जन मेथड के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन को हम लोग ब्रैडिक्स आर्क मेथड के भी नाम से जानते हैं। ये जो ब्रैडिक्स आर्क मेथड होता है इसका इस्तेमाल हम सिर्फ मेटालिक कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम का अगर हमें कोलाइडल सोल बनाना होगा तो हम इलेक्ट्रिकल मेथड या फिर ब्रैडिक्स आर्क मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या फिर ब्रैडिक्स आर्क मेथड के बारे में। आइए सबसे पहले इस डायग्राम में जो सेटअप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में जो हमारा 2 कंटेनर का इस्तेमाल किया गया है, आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो आउटर कंटेनर है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये बिग कंटेनर होता है, एवं इनर कंटेनर जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये थोड़ा स्मॉल होता है इनर कंटेनर। एवं आउटर कंटेनर एवं इनर कंटेनर के बीच का जो स्पेस होता है उसमें हम आइस फिल कर देते हैं। एवं जो हमारा इनर कंटेनर है इसमें हम 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये जो मेटालिक जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड से अटैच करेंगे एवं एक इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड से अटैच करेंगे। एवं जो हमारा इनर कंटेनर का स्पेस है इस स्पेस में हम लोग डिस्पर्जन मीडियम अर्थात वाटर को फिल कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग एक को एनोड से एवं एक को कैथोड से अटैच कर दिए हैं। एवं जैसे ही हमने यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे इस मेटालिक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू होगा हमारे इनर कंटेनर में आर्क पैदा होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्क डेवलप हो चुका है। आर्क का अर्थ होता है चिंगारी। एवं जैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रोड है इसमें से आर्क का फॉर्मेशन होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसका साइज रिडक्शन होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अप्लाई किया आर्क पैदा हुआ। एवं जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है यहाँ से इस इलेक्ट्रोड के छोटे छोटे पार्टिकल वेपर के रूप में हमारे डिस्पर्जन मीडियम में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के कारण ये जो वेपर है ये हमारे इन्वायरमेंट में ना जा सके, उसको कंडेंस करने के लिए हमने इनर एवं आउटर जो कंटेनर है इसके बीच आइस को फिल कर दिया है ताकि ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। और जैसे ही हमारा आर्क के साथ जो हमारा मेटल का जो वेपर का फॉर्मेशन हुआ है ये हमारे डिस्पर्जन मीडियम में आएगा। यहाँ पे आइस हमने बाहर से अप्लाई करके रखा है जिसके कारण ये ठंडा हो जाएगा और छोटे छोटे कोलाइडल रेंज से साइज का पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा और यह हमारे डिस्पर्जन मीडियम में कलेक्ट होता जाएगा। इस मेथड के द्वारा हम मेटालिक कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमें गोल्ड का सोल का फॉर्मेशन करना होगा तो ये जो इलेक्ट्रोड हमने अप्लाई किया है ये गोल्ड का रहेगा। अगर सिल्वर का हमें सोल्यूशन बनाना है कोलाइडल तो ये इलेक्ट्रोड सिल्वर के कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हमें कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन करना होगा हम उसी का इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे इस मेथड में। अब हम लोग डिस्पर्जन मेथड का जो थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन उसके बारे में स्टडी करेंगे। पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं एवं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कोलाइडल फॉर्म में जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो आइए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऐड किया फेरिक क्लोराइड तो हमारे कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है एवं जो फेरिक क्लोराइड है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है।
क्वेश्चन ये आता है कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उसको क्यों लिया। इसका रीज़न ये है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है इसके पार्टिकल को हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात तोड़ सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसमें जो हमारा ब्लैक कलर का पार्टिकल है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है, एवं जब हम इसका रिएक्शन FeCl3 अर्थात फेरिक क्लोराइड के साथ कराएं तो हमारे कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन किया। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलाइडल सोल है अर्थात उसमें जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है इसके सराउंडिंग, इस पार्टिकल के सराउंडिंग FeCl3+ का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये अटैच हो गया है इसके सरफेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड था ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था और हमें इसे कोलाइडल सोल बनाने के लिए इसका रिएक्शन FeCl3 के साथ कराना पड़ा। ये जो हमारा FeCl3 था ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से FeCl3 ब्रेक करेगा और Fe+MCl3- के रूप में निकलेगा और जैसे ही Fe+ निकलेगा यहाँ से ये आकर फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फाइनल कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हुआ है इसमें जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है इस पार्टिकल के सरफेस पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में Fe+ आकर अटैच हो गया है, जिसके कारण ये जो हमारा पार्टिकल था फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला ये पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल अर्थात एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल दूसरे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके सरफेस पे हमने चार्ज डेवलप कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है फ्रेशली प्रिपेयर्ड था उसके सरफेस पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट के अर्थात चार्ज डेवलप कर दिया इलेक्ट्रोलाइट के मदद से, जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन किया। साथ ही ये जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है जो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कर लिया है, इस पार्टिकल को देखें तो इसके सरफेस पे जो Fe+ का जो चार्ज डेवलप हुआ है ये चार्ज कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि Fe+ का ही चार्ज क्यों डेवलप हुआ, यहाँ पे Cl- क्यों नहीं आया इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल के सरफेस पे। इसका कारण है कॉमन आयन इफेक्ट। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड एवं फेरिक क्लोराइड में जो हमारा कॉमन आयन है ये फेरिक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी फेरिक है एवं फेरिक क्लोराइड में भी फेरिक है। ये कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू अपने सरफेस पे जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये अपने सरफेस पे कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू ही फेरिक Fe+ को अपने सरफेस पे अटैच होने दिया। यही कारण है कि यहाँ पे Fe+ आकर अटैच हुआ, ना कि Cl-। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस के लिए। इस पेप्टाइजेशन प्रोसेस के लिए हमें सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ही चाहिए। इसका कारण ये है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है इसका पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली अटैच नहीं होते हैं, जिसके कारण हम इसे आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। इन सब के साथ ही पेप्टाइजेशन प्रोसेस के लिए जो सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं ये एक्सेस अमाउंट में ऐड नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट चार्ज है ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर अपोजिट चार्ज का कंसंट्रेशन हमारे सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगा तो ये पार्टिकल के सरफेस पे जो चार्ज हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड पार्टिकल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज हम डेवलप कर रहे थे अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा पार्टिकल है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर नहीं जाएगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टाइटली अटैच हो जाएगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे हमारा कोलाइडल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं इनके प्रिपरेशन के लिए स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके प्रिपरेशन के लिए दो प्रकार के मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, कंडेंसेशन मेथड एवं डिस्पर्जन मेथड। अभी तक हमने डिस्पर्जन मेथड के बारे में स्टडी किया, अब हम कंडेंसेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। किस प्रकार कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंडेंसेशन मेथड के अंदर भी वेरियस मेथड इन्वॉल्व होने के कारण हम कंडेंसेशन मेथड को क्लासिफिकेशन किए तो हमें दो प्रकार का क्लासिफिकेशन मिला। पहला केमिकल मेथड एवं सेकेंड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये जो हमारा कंडेंसेशन मेथड होता है इसमें हम स्मॉल पार्टिकल अर्थात जो सब कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल होते हैं इनको आपस में कंडेंस करके
कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में चेंज करते हैं, जिससे हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन हो जाता है। ये जो हमारा कंडेंसेशन मेथड है, इस कंडेंसेशन मेथड में भी वेरियस रिएक्शन एवं मेथड इन्वॉल्व होने के कारण इस कंडेंसेशन मेथड को जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमें दो प्रकार का क्लासिफिकेशन मिला। फर्स्ट केमिकल मेथड एवं सेकंड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आइए सबसे पहले हम केमिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो हमारा केमिकल मेथड होता है, इस केमिकल मेथड के अंदर 4 प्रकार के हम अलग अलग केमिकल के बारे रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके मदद से हम कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस केमिकल मेथड के अंदर 4 हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड हाइड्रोलिसिस एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड के अंदर ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, अगर ये चारों में से कोई भी फिनोमिना हो रही होगी अगर रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। आइए अब इस रिएक्शन को समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराया तो हमें प्रोडक्ट में वाटर एवं सल्फर का सोल मिला। आइए अब हम इस रिएक्शन को समझते हैं किस प्रकार जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराया तो हमारे कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन हुआ। यहाँ पे सल्फर जो हमारे प्राप्त हो रहा है ये कोलाइडल सोल के रूप में प्राप्त हो रहा है और इससे हम कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एवं जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है एवं सल्फर डाइऑक्साइड का जो सल्फर है ये आपस में मिलकर कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए अब हम एक और रिएक्शन की मदद से समझें किस प्रकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मदद से कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा हम अपने कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे, जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया तो हमें HBr प्लस सल्फर के पार्टिकल्स मिले। यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन वाटर है ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इस रिएक्शन को समझे तो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr का फॉर्मेशन कर रहा है एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है ये यहाँ से निकलकर सल्फर का पार्टिकल यहाँ में प्राप्त होगा और इसका उपयोग हम कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन में करेंगे। इस रिएक्शन में सिंपली जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन है ये ब्रोमीन के साथ अटैच होकर HBr का फॉर्मेशन कर रहा है एवं जो हमारा सल्फर था हाइड्रोजन सल्फाइड का ये यहाँ से सेपरेट हो जा रहा है और कोलाइडल पार्टिकल के रूप में हमें सल्फर यहाँ पे प्राप्त होगा, जिसका उपयोग हम कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन में करेंगे। आइए अब हम केमिकल मेथड के अंदर सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन की मदद से हम कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा हम अपने कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन करेंगे। हम रिडक्शन रिएक्शन की मदद से हम कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन करें उससे पहले हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाना। अगर चारों में से अगर कोई भी फिनोमिना किसी रिएक्शन में हो रही होगी तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। इस रिएक्शन की मदद से हम कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन करेंगे एवं रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे जब हमने AuCl3 का रिएक्शन SnCl2 के साथ कराया तो हमें कोलाइडल सोल प्राप्त हुआ। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा AuCl3 है अर्थात जो हमारा गोल्ड है ये क्लोराइड फॉर्म में है। जब हम इसका रिएक्शन SnCl2 के साथ कराए तो हमें कोलाइडल सोल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा AuCl3 है जो गोल्ड का क्लोराइड फॉर्म है ये क्लोरीन SnCl2 के साथ अटैच होकर SnCl4 का फॉर्मेशन कर रहा है। जो हमारा SnCl2 है ये एग्जिस्ट कर सकता है इन्वायरमेंट में SnCl4 के रूप में भी। तो यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है ये यहाँ से निकलेगा और SnCl2 के साथ अटैच होकर SnCl4 का फॉर्मेशन करेगा और जो बचा हुआ हमारा Au है ये गोल्ड हमारे कोलाइडल फॉर्म के रूप में मिलेगा। अर्थात जो हमारा Au है ये यहाँ से निकलेगा तो इसका जो पार्टिकल साइज होगा ये कोलाइडल रेंज में होगा, जिसका उपयोग हम
लायोफोबिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन में करेंगे। इस रिएक्शन को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जो हमारा गोल्ड का क्लोराइड फॉर्म था, इससे हम क्लोरीन को बाहर कर दिए SnCl2 के मदद से, और जो हमारा गोल्ड था ये प्योर फॉर्म में मिला, और ये जो गोल्ड का साइज हमें मिला ये कोलाइडल रेंज में होने के कारण हम इसका उपयोग हम कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन में कर सकते हैं। एवं सेम इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम प्लेटिनम एवं सिल्वर के सोल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब हम केमिकल मेथड के अंदर थर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की मदद से हम कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा हम लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे। आइए अब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में स्टडी करें। उससे पहले हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। आप अपने डिस्प्ले पे इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल प्राप्त होती है जब हम फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करते हैं हॉट वाटर के साथ। यहाँ पे जो हमारा फेरिक क्लोराइड है इसको हम कंसंट्रेट फॉर्म में लिए हैं, और जो हमारा वाटर है ये हॉट वाटर है। जब हम फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करते हैं हॉट वाटर के साथ तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल प्राप्त होती है। आइए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को बताते हैं किस प्रकार जब हम फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करते हैं हॉट वाटर के साथ तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल प्राप्त होती है। आप अपने डिस्प्ले पे इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। ये फेरिक क्लोराइड है। यहाँ पे Fe से 3 क्लोरीन अटैच होते हैं, और हम जानते हैं कि जो हमारे क्लोरीन होते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जिसके कारण इस क्लोरीन पर मैंने नेगेटिव साइन डेवलप करके रखा हुआ है। अब हम फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करेंगे हॉट वाटर के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये वाटर का स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे वाटर इसलिए लिया है क्योंकि हमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराना है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर होता है, और हम जानते हैं कि वाटर H+MOH- में ब्रेक करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाटर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे H+MOH- में हमारा वाटर ब्रेक किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा वाटर होता है ये ब्रेक करता है H+MOH- में। जो वाटर का H+ वाला पार्ट है ये FeCl3 का जो क्लोरीन है इसके साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे FeCl3 का जो क्लोरीन है एवं वाटर का जो H है ये आपस में जुड़कर HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एवं जो वाटर का हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है OH- वाला ये हाइड्रोक्सी पार्ट आकर क्लोरीन की जगह अटैच हो जा रहा है। एवं इस रिएक्शन के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है आप देख पा रहे होंगे इस Fe से आकर OH अटैच हो चुका है। जहाँ पे पहले क्लोरीन था ये क्लोरीन रिप्लेस हो गया है OH के द्वारा, और जो ये क्लोरीन यहाँ से निकला था ये HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्लोरीन वाटर के H वाले पार्ट से जुड़कर HCl का फॉर्मेशन किया, और ये हमें इस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फेरिक क्लोराइड था जब इसको हम ट्रीट किया हॉट वाटर के साथ तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है इससे Fe से क्लोरीन रिमूव हो जा रहा है और यहाँ पे OH आकर अटैच हो जा रहा है, जिससे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है, और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन में करते हैं। आइए हम केमिकल मेथड के अंदर 4 प्रोसेस डबल डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करके हम कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा लायोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड का सोल प्राप्त होता है, साथ ही हमें बाई प्रोडक्ट में सोडियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है जिसके कारण हमारे कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन होगा। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार आयन का एक्सचेंज हो रहा है जिससे हमारे कोलाइडल सोल का प्रिपरेशन हो रहा है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, इस सिल्वर नाइट्रेट में जो हमारा सिल्वर है ये पॉजिटिव चार्ज है एवं नाइट्रेट निगेटिव चार्ज है। वहीं बात करें सोडियम क्लोराइड की तो इसमें जो हमारा सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज होता है एवं जो क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनके बीच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब आयन का एक्सचेंज होगा, अर्थात जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है एवं सोडियम क्लोराइड है इनमें आयन का एक्सचेंज होगा जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे सिल्वर नाइट्रेट के स्ट्रक्चर में जो हमारा सिल्वर होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एवं जो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो हमारा क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर एवं सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन आपस में अटैच होकर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है ये पॉजिटिव चार्ज है एवं जो हमारा क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में ज्वाइंट होकर
सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये कोलाइडल सोल के प्रिपरेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एवं जो बचा हुआ सिल्वर नाइट्रेट का जो नाइट्रेट है ये निगेटिव चार्ज होता है एवं सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज है। ये आपस में ज्वाइंट होकर NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड का जो हमारा सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज है एवं सिल्वर नाइट्रेट का जो नाइट्रेट है ये नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में ज्वाइंट होकर NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। ओवरऑल इस रिएक्शन में देखा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट में तो यहाँ पे सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा कंडेंसेशन मेथड होता है, इस कंडेंसेशन मेथड को जब हम क्लासिफिकेशन किए थे तो हमें दो प्रकार का क्लासिफिकेशन मिला था, जिसमें फर्स्ट था केमिकल मेथड एवं सेकेंड था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हम लोगों ने कंडेंसेशन मेथड के अंदर केमिकल मेथड के बारे में स्टडी किया है, किस प्रकार हम केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम लायोफोबिक क्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम कंडेंसेशन मेथड के अंदर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, किस प्रकार हम सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके हम लायोफोबिक क्लोराइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके जो हमारा ट्रू सॉल्यूशंस होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमारा सल्फर होता है ये अल्कोहल में सॉल्युबल होता है एवं यही सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा अल्कोहल है या फिर जो हमारा वाटर है ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है एवं जो हमारा सल्फर है ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। जब हम सल्फर को डिजॉल्व कर रहे हैं अल्कोहल में तो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा सल्फर है ये पूरी तरह से सॉल्युबल हो जा रहा है अल्कोहल में और ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन इसी सॉल्यूशंस को अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशंस में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे जो अल्कोहल है सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे जो अल्कोहल है इसको हम एक्सचेंज कर देंगे वाटर के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फर है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और यहाँ पे जो वाटर है ये भी सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं और जो हमारा सल्फर है ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। जैसे ही हमने सॉल्वेंट को एक्सचेंज किया हमारा जो ट्रू सॉल्यूशंस है ये कोलाइडल सॉल्यूशंस में परिवर्तित हो गया। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है इसको एक्सचेंज करके हम जो हमारा ट्रू सॉल्यूशंस है इसको कोलाइडल सॉल्यूशंस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम लायोफोबिक कोलाइड्स के विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम। इसमें जो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्पर्स फेस। लायोफोबिक के केस में जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल है अगर इनके कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे विस्कोसिटी पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं मिल रहा है। जबकि वहीं बात करें लायोफिलिक के केस में तो वहाँ पे जब हम कोलाइडल पार्टिकल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारे डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लायोफोबिक का केस है यहाँ पे जब हम कोलाइडल पार्टिकल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी है ये इंक्रीज नहीं हो रही है। आइए अब हम देखते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स में अगर हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जो हमारा लायोफोबिक डिस्पर्जन होता है ये अनस्टेबल हो जाता है अगर स्मॉल अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिया जाए तो। जबकि वहीं बात करें लायोफिलिक के में तो वहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे तो हमारा लायोफिलिक जो कोलाइड था वो स्टेबल था, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर लायोफिलिक जो कोलाइड था वो अनस्टेबल हो रहा था। लेकिन लायोफोबिक के केस में अगर स्मॉल अमाउंट में भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो हमारा लायोफोबिक डिस्पर्जन अनस्टेबल हो जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे पार्टिकल के सरफेस पे जो हमने चार्ज डेवलप किया था उसको। जैसे ही पार्टिकल का सरफेस पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जिसके कारण जो हमारे पार्टिकल हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आकर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि हमने प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए इसके सरफेस पे कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू चार्ज डेवलप किया था। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड होता है तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा जिसके कारण जो हमारे पार्टिकल है ये एक दूसरे से पास आकर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण जो हमारा लायोफोबिक डिस्पर्जन है ये अनस्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि हम लायोफोबिक डिस्पर्जन में स्मॉल अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो ये अनस्टेबल हो जाता है।
इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।